बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कॉन्सेप्ट सिलेक्शन के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसको यहाँ से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है और कॉन्सेप्ट जनरेशन के बाद कॉन्सेप्ट सिलेक्शन आती है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे हमने उसमें कहा कि जी 5 स्टेप का प्रोसेस है और उसमें फिर कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग और फिर कॉन्सेप्ट सिलेक्शन जो है उसके 2 हिस्से होंगे, कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग और कॉन्सेप्ट स्कोरिंग। तो कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग में ये 5 हिस्से हैं, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इससे आगे हम चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग जो है उसमें सबसे पहले तो ये कि आप जो कस्टमर नीड्स हैं उनको आपने जहन में रखना है जब स्क्रीनिंग कर रहे हों। आल्दो हमने जो कॉन्सेप्ट जनरेट किए होंगे वो कस्टमर नीड्स और फिर टारगेट स्पेसिफिकेशंस बनाने के बाद ही किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी है उसमें हमने रैंकिंग की हुई है कि ये फ़लाँ नीड्स जो हैं ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, उनकी रैंकिंग हाई है और फ़लाँ की कम है, तो उसके मुताबिक हमें करना होता है। नंबर 2, जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनसे आपको एक्सीड करना है। जो भी उनकी प्रोडक्ट की पैरामीटर्स हैं उससे आपको बेहतर प्रोडक्ट देनी है, और अगर बेहतर प्रोडक्ट देना मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट उसे मैच करना है, ताकि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई वीकनेस ना हो और आपको अपनी जो है प्रोडक्ट उसको मार्केट में बेचने में कोई मुश्किलात ना हो। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगी, वो प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। इसके ऊपर एक टॉपिक है हमारे कोर्स के अंदर जो कि मैन्युफैक्चरिंग के स्पेक्स जो हैं उनके मुतल्लक है, उसमें वहाँ डिटेल में जाकर बात कर लेंगे। उसके अलावा लीड टाइम, आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मार्केट में उसकी डिमांड है लेकिन वो टाइम बेस्ड है, तो आपका लीड टाइम अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप उस टाइम पे वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएंगे। सो लीड टाइम के ऊपर आपको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपके पास चूँकि डेवलपमेंट टीम के अंदर मल्टीपल लोग होंगे तो आपने सबको इनकरेज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही बेहतर उस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्रिटिसिज्म होगा और उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होंगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी काम आप करते रहें उसकी साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करते रहें। ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं हम सैंपल बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और वो किसी वजह से हम उसे सिलेक्ट नहीं करते, और लेकिन उसका रिकॉर्ड भी हम नहीं रखते। अब लेटर ऑन अगर हमें ये देखना पड़ जाए कि हमने क्या किया था, किस वजह से हमने उसको रिजेक्ट किया था, वो क्या पैरामीटर्स थे, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। सो जो प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है जी। तो 5 स्टेप्स में से जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन मैट्रिक्स बनाना। तो यहाँ आपके सामने एक सिलेक्शन मैट्रिक्स बनी हुई है। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखें कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जैसे ईज़ ऑफ हैंडलिंग, ईज़ ऑफ यूज़, रीडेबिलिटी, डोज मीटरिंग, ड्यूरेबिलिटी, ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिटेबिलिटी। ये वही पैरामीटर्स हैं जो हमने इस प्रोडक्ट के मुतल्लक शुरू में देखे थे, जिसको हम आज एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए 2 स्लाइडों के ऊपर। 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जिसमें कॉन्सेप्ट ए था जैसे कि ये है, कॉन्सेप्ट बी था, कॉन्सेप्ट सी था, कॉन्सेप्ट
डी था, ई, एफ और जी। ये 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी ड्राइंग्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स क्रिएट करना है, जिसके अंदर पहले कॉलम के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरियाज लिखे होंगे और अगले कॉलम्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद फिर हम हर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसकी एक वैल्यू होगी हमारे पास, कंट्रोल वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू, जो कि हमने अपने कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट करके निकाली होगी। उस वैल्यू को हम 0 कहेंगे, और अगर किसी कॉन्सेप्ट में उस पैरामीटर की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी तो उसे प्लस का निशान लगा देंगे, और कम होगी तो माइनस का निशान लगा देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें ईज़ ऑफ यूज़ को, तो ईज़ ऑफ यूज़ के अंदर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ए है उसमें लिखा हुआ है 0। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ए में जो ईज़ ऑफ यूज़ है वो आपके जो कंपेटिटर्स हैं या जो रेफरेंस वैल्यू है उसके बराबर है। कॉन्सेप्ट बी में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ईज़ ऑफ यूज़ इसमें कम है। कॉन्सेप्ट सी में भी कम है। कॉन्सेप्ट डी, ई जो है दोनों में बराबर है रेफरेंस वैल्यू के, और कॉन्सेप्ट एफ में हमारी ईज़ ऑफ यूज़ ज़्यादा है, तो उसको हमने पॉजिटिव साइन दे दिया। तो इस तरीके से हम हर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर हमारी जो रेफरेंस वैल्यूज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करके हम ये हिस्सा टेबल का जो है इसको फिल करेंगे। ये वाला जो हमारा हिस्सा है टेबल का, इसको फिल करेंगे। सो ये हमारा दूसरा स्टेप था, जिसे कहते हैं रेट करना। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने रेट किया है, यहाँ पर कहीं पर हमने 0, कहीं पर प्लस, कहीं पे माइनस रेट किया है। तीसरा स्टेप उसमें रैंकिंग का था, और रैंकिंग के अंदर फिर हमने क्या किया है, रैंकिंग में हमने सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो ए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ए की हमने ले लिए हैं ये सारी वैल्यूज़, और इन वैल्यूज़ में से हमने ढूंढा कि कितने प्लस हैं। इसमें 2 प्लस हैं जी, तो हमने प्लस जो है उनको सम कर लिया। फिर हमने गिना कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, इसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने ज़ीरोज़ को सम कर लिया। फिर हमने गिना इसमें कितने नेगेटिव हैं, सम कर लिया फिर नेगेटिव्स को, वो 0 हैं। सो टोटल 7 हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, तो इनका जो मजमुआ है इन तीनों नंबर्स का 1, 2, 3 वो भी 7 ही होना चाहिए। इसी तरह से हमने कॉन्सेप्ट बी, कॉन्सेप्ट सी, डी, ई, एफ, जी, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की हमने जो प्लस हैं वो उनको ऐड कर लिया, जो ज़ीरोज़ हैं उनको ऐड कर लिया, और जो माइनस हैं उनको ऐड कर लिया। इसके बाद हमने इसका नेट स्कोर कैलकुलेट किया है। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये रैंकिंग का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर हमने नेट स्कोर ऐड किया है, और नेट स्कोर हमने कैसे मालूम किया है, हमने जो सम ऑफ प्लस है उसमें से सम ऑफ माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आ गया, 1 में से 2 को माइनस किया तो -1 आ गया, 1 में से 3 को माइनस किया तो -2 आ गया, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0 आ गया, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, 2 में से 2 को माइनस किया तो 0 आ गया, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है जी। अब हम इसकी रैंकिंग कर रहे हैं, और रैंकिंग में हम क्या करेंगे कि जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर लिया है उसको नंबर 1 पे रैंक कर देंगे। इसका स्कोर 2 था। अब 2 के बाद देखिए यहाँ पर 1 स्कोर है, इसको हम नंबर 2 पे रैंक कर देंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट डी, कॉन्सेप्ट एफ और कॉन्सेप्ट जी, इन तीनों का स्कोर बराबर है, यानी 0 है, तो हमने इन तीनों को नंबर 3 पे रैंक कर दिया। उसके बाद कॉन्सेप्ट बी का स्कोर -1 है, तो अब
पहले हम 5 कॉन्सेप्ट्स को रैंक कर चुके हैं, तो इसको हमने नंबर 6 रैंक कर दिया, और कॉन्सेप्ट सी का स्कोर -2 है तो उसको 7 रैंक कर दिया। इसमें हमने अगर आप गौर करें तो नंबर 4 और नंबर 5 किसी को नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनका स्कोर बराबर है, तो उनको हमने एक ही रैंक दे दिया है, और उसमें चूंकि अभी हमें ये नहीं पता कि कोई डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, तो हमने उनको सेम स्कोर दे दिया। उसके बाद एक स्टेप हमारा सिलेक्शन का था कि इसमें हमने सिलेक्शन करनी होती है, जो नंबर 5 स्टेप था। अब सिलेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें नंबर 1 हमने कहा कि जी जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर लिया है उसको, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सो जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर लिया उसे हम, जो नंबर 1 रैंक पे है, उसे हमने कहा जी हाँ हमने इसे कंटिन्यू करवाना है, यस। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास जो कॉन्सेप्ट भी है ये 6ठे रैंक के ऊपर है, ये आखिरी यानी नंबर्स में है, तो इसको हमने कहा कि नहीं भाई इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बहुत वीक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट सी नंबर 7 पे है, 7वें रैंक पे, इसको भी हमने कहा जी नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट डी है इसको अगर देखें और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट एफ को देखें, टी और एफ, अगर उन दोनों पे हम गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है कंबाइन एंड कंबाइन। इसका मतलब ये है कि ये प्रपोज किया है इन्होंने कि इन दोनों को कंबाइन कर लें। अब इस पर ज़रा गौर कीजिए, जो कॉन्सेप्ट डी है उसकी तमाम वैल्यूज 0 हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल हमारी जो रेफरेंस हमने लिया है, जो कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से निकाला है, ये बिल्कुल उसके मुताबिक है, यानी ना ये उससे बेहतर है ना ये उससे कमतर है। अच्छा, इसी वजह से इसका स्कोर 0 आया है। फिर उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट एफ को देखें तो कॉन्सेप्ट एफ का जो स्कोर आया है वो 0 आया है, ओवरऑल स्कोर जो नेट स्कोर आया है, लेकिन इसमें 2 प्लस भी थे 2 माइनस भी थे, सो इस वजह से इसका स्कोर 0 हो गया है। तो यहाँ पर कंबाइन करने का मकसद ये है कि हम ऐसा करें कि जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो इस कॉन्सेप्ट में से ले लें, यानी दोनों में देखें तो ये वैल्यू जो है ईज ऑफ यूज़ ये कॉन्सेप्ट एफ में प्लस है जबकि डी में 0 है, तो हम ये जो कॉन्सेप्ट एफ वाली वैल्यू है ईज ऑफ यूज़ की वो हम उठा लेंगे, और इसी तरह से जो हमारी ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू है वो कॉन्सेप्ट एफ की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ड्यूरेबिलिटी भी हम यहाँ से उठा लेंगे, यानी जो मटेरियल ले रहे हैं, जिस मटेरियल से बना रहे हैं, जो डिज़ाइन है वो इसका फॉलो कर लेंगे ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इसमें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ईज़ ऑफ हैंडलिंग और ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, तो ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ईज़ ऑफ हैंडलिंग की वैल्यूज़ हम यहाँ से नहीं लेंगे, वो हम ले लेंगे कॉन्सेप्ट डी से, जिसमें ये दोनों वैल्यू 0 के ऊपर है, यानी रेफरेंस के ऊपर है। तो इस तरह से इन दोनों को कंबाइन करके हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेंगे। तो इसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमें ये देखना है कि हम कंबाइन करके कोई अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। इसी तरह से अब देखें कि जो कॉन्सेप्ट ई है वो नंबर 2 पे रैंक हुआ है, तो उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये पहला स्टेप है स्क्रीनिंग, इसके बाद अभी स्कोरिंग होनी है। तो यहाँ से हम एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम ले जा सकते हैं और आगे जाके मज़ीद डिटेल में उनकी वैल्यूएशन करके उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको भी हमने कहा जी हाँ ठीक है ये कंटिन्यू होगा, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ई भी कंटिन्यू होगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट जी है, उसका स्कोर तो जो नेट स्कोर है वो तो 0 आया है, लेकिन हमने फिर भी कहा है कि हम इसे आगे लेकर जाएंगे, लेकिन हमने उसमें साथ कहा कि हम इसे रिवाइज करेंगे। तो इसमें अगर देखें गौर करें तो इसमें एक प्लस था और एक माइनस था, तो रिवाइज करने का मतलब ये है कि जो माइनस वैल्यू है एक तो उसे हम इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद ये जो 0 वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से भी अगर किसी को इम्प्रूव कर सकें तो इसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो उससे इसकी रेटिंग बेहतर हो जाएगी। तो इस स्टेज के ऊपर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम की जिम्मेदारी है
कि वो देखें कि कोई कॉन्सेप्ट्स कंबाइन होकर बेहतर हो सकते हैं या कोई इम्प्रूव होके रिवाइज होके बेहतर हो सकते हैं, तो उनको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जो अब कंक्लूजन है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ए हम जो है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है अगली स्टेज पे ले जाने के लिए। कॉन्सेप्ट बी और सी को हमने रिजेक्ट कर दिया है। कॉन्सेप्ट ई को हमने सेलेक्ट कर लिया है। कॉन्सेप्ट डी और एफ को हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम आगे ले जाएंगे। और कॉन्सेप्ट जी को भी हमने सेलेक्ट किया, लेकिन ये रिवाइज होके आगे जाएगा। तो ये दोबारा से वही कॉन्सेप्ट फनल आ गई है, कॉन्सेप्ट जनरेशन फनल आ गई है। और इसके अंदर आपको पता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जनरेशन होती है, और कॉन्सेप्ट जनरेशन के अंदर ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि 7 कॉन्सेप्ट्स आए थे, उसमें से 2 एज इट इज़ सेलेक्ट हो गए हैं, 2 को कंबाइन कर लिया गया है और 1 को रिवाइज किया गया। तो 7 में से 3 रह गए पीछे और 4 आगे चले गए हैं। अब अगला स्टेप होगा कॉन्सेप्ट स्कोरिंग का। तो अभी हम कॉन्सेप्ट स्कोरिंग पे देखते हैं कि उस पर हम क्या, तो उस पर कॉन्सेप्ट स्कोरिंग पे जाने से पहले आप ये देखिए, जो चौथा स्टेप था 5 में से, वो था इम्प्रूव कॉन्सेप्ट्स। तो इम्प्रूव कॉन्सेप्ट्स में का जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि हमने जी का इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, ये था एक्चुअली जी कॉन्सेप्ट, जिसमें यहाँ पर कोई स्टोरेज स्पेस थी और ये कुछ चीज़ें इसमें स्पेस फॉर नीडल एंड आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल जो भी है यहाँ पर ये स्पेस थी इसके अंदर। तो अब हमने वहाँ कहा था कि जी को हम इम्प्रूव करके आगे लेके जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट में फिर ये किया गया है कि यहाँ से ये जो पार्ट्स थे वो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ख़त्म कर दिए गए हैं, और अब यहाँ पर वो पार्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको, ये कॉन्सेप्ट जी था डायल स्क्रू का, इसको कर दिया गया है कॉन्सेप्ट जी प्लस डायल स्क्रू प्लस। इसके बाद हमने उसी में कहा था कि इम्प्रूव और कंबाइन दी कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप देखें तो इसमें कंबाइन करने का हमने वहाँ डिसाइड किया था कि कॉन्सेप्ट डी और एफ को कंबाइन कर लेंगे। तो दोनों डिज़ाइंस को, यानी ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन, इनको कंबाइन करने के बाद ये वाला डिज़ाइन हमने बनाया है, जिसको कहा है कॉन्सेप्ट डी एफ, लीवर स्टॉप। तो दोनों की कुछ चीज़ें ली गई हैं। मिसाल के तौर पर ये जो इंजेक्ट सेट डोज वाला जो लीवर है, ये कंसेप्ट एफ में था, ये हम आगे ले गए हैं। और इसी तरह से इसके नीचे ये कोई एक और लीवर टाइप चीज़ लगी हुई थी, वो हमने यहाँ से निकाल दिया है। और ऊपर वाले का जो इंजेक्शन वाला मैकेनिज़्म है, प्लंजर वाला, वो हमने ऊपर वाले से, ये अगला हिस्सा वहाँ से ले लिया है। और पीछे हमने स्प्रिंग ऐड कर दिए, यानी ना सिर्फ इन दोनों को कंबाइन किया गया है बल्कि इनको इम्प्रूव भी किया गया है। तो इस तरीके से हम 5 स्टेप का जो कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद हम अपनी प्रोडक्ट को रेफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं, उसकी रेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं नेट स्कोर की बुनियाद के ऊपर, प्लस माइनस के डिफरेंस से। और रैंक करने के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमने अगले स्टेप पे लेकर जाना है और कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको यहीं पर हमने ख़त्म कर देना है, रोक देना है। तो ये था कॉन्सेप्ट सिलेक्शन के 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा, 2 फेजेस में से फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज अब स्कोरिंग का है। अब आपने देखा कि 7 में से सिलेक्शन के बाद 4 कॉन्सेप्ट्स हमारे पास बचे हैं, उन 4 की हमने स्कोरिंग करके उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। अब अगर हम स्कोरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको अगर आप पढ़ें तो इक्वेशन है एस जे इज इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर आई जे एंड डब्ल्यू आई। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बताया गया है कि डब्ल्यू आई दो चीज़ें असल में ली गई हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्कोर, एस जे जो है, और वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक आर है और एक डब्ल्यू है, जबकि डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द वेटेज ऑफ द क्राइटेरिया। मीन्स के जैसे हमने पीछे देखा कि उसमें हमने क्राइटेरियाज लिए हैं, तो हर क्राइटेरिया को हम कोई वेटेज देंगे, जिसका मैंने शुरू में जिक्र भी किया था, वो अगली स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आर स्टैंड्स फॉर द रेटिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि हर कॉन्सेप्ट की एक रेटिंग होगी और हर क्राइटेरिया की एक वेटेज होगी। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितने क्राइटेरियाज होंगे उन सब में जो स्कोर एक कॉन्सेप्ट लेगा उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट का टोटल स्कोर निकल आएगा। करना कैसे है ये भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब जब आप रेटिंग करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, तो आम तौर पर आप इनको रिलेटिवली ग्रेड करते हैं, रिलेटिवली रेट करते हैं। मतलब ये कि आप इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। या फिर आप दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी है तो आप अपने रेफरेंस के साथ उसे कंपेयर करते हैं, जैसे हमने कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग में किया था। तो उसमें आप अपनी स्केल बना सकते हैं कि जी 1 नंबर उसे देंगे जो बहुत बुरा होगा रेफरेंस के मुकाबले में, 2 नंबर उसे देंगे जो थोड़ा सा बुरा होगा, 3 नंबर उसे देंगे जो सेम होगा, 4 नंबर उसे देंगे जो रेफरेंस से थोड़ा सा बेहतर होगा, और 5 उसे देंगे जो रेफरेंस से बहुत बेहतर होगा। सो इस तरह आप कोई अपनी स्केल क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट स्कोरिंग के लिए बिल्कुल वही टेबल, उसी तरह का मैट्रिक्स जो हमने कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग में इस्तेमाल किया था यहाँ भी इस्तेमाल होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर पहला कॉलम जो है अगर देखें तो ये सिमिलर है, उसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है और नीचे वही क्राइटेरियाज हैं जो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग में देखे हैं। इसके बाद इसी तरह से अगर आप देखें तो कुछ कॉलम्स हैं जिनमें वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। देखें ए कॉन्सेप्ट सिलेक्ट हुआ था, डी और एफ का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हुआ था, ई सिलेक्ट हुआ था, और जी रिवाइज होकर सिलेक्ट हुआ था, जी प्लस उसका नाम रखा गया है। सो ये चारों क्राइटेरियाज जो हैं एक एक कॉलम में मौजूद हैं। अब ये तो है जो सिमिलर है कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग वाले मैट्रिक के साथ। अब उससे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि हमने एक और कॉलम ऐड किया है, और वो कॉलम है ये जिसमें वेट लिखा हुआ है। सो जो वेट लिखा हुआ है अगर आप इसको देखें तो इसके नीचे हर क्राइटेरिया की वेटेज दी गई है। अब यहाँ पर आप देखें बराबर वेटेज नहीं दी गई। ईज़ ऑफ हैंडलिंग को 5% वेटेज दी गई है, ईज़ ऑफ यूज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं तो 15 दी है। डोज मीटरिंग एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको 25% रेटिंग दी है। ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि उससे कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, और लीड टाइम पे उसको 20% वेटेज दिया गया। सो हर एक क्राइटेरिया को अपनी ईज़ के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वेटेज दे देते हैं। इसके बाद हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसके नीचे दो कॉलम्स हैं। कॉन्सेप्ट ए के नीचे लिखा है जी रेटिंग एंड वेटेड स्कोर, इसी तरह बाकियों के नीचे भी है रेटिंग एंड वेटेड स्कोर, रेटिंग एंड वेटेड स्कोर। ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है, रेटिंग एंड वेटेड स्कोर। सो इसमें करना ये है कि इन दोनों कॉलम्स को अब हमने फिल करना है। फिल कैसे करना है कि हमने अब रेटिंग करनी है। जैसे आपने पिछली स्लाइड पे देखा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि जी आप कह सकते हैं कि रेफरेंस से बहुत बुरा है तो 1 नंबर, थोड़ा बुरा है तो 2 नंबर, रेफरेंस जैसा है तो 3 नंबर, अगर रेफरेंस से अच्छा है थोड़ा सा तो 4 नंबर, और बहुत अच्छा है तो 5 नंबर। तो यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को या अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको रेट करेंगे। जैसे कि हमने, अगर मैं कॉन्सेप्ट ए को ले लूँ तो उसने रेट किया है जी, उसकी रेटिंग की है 3, 3, 2, 2 का मतलब है कि थोड़ा सा बुरा है, 3 का मतलब है कि रेफरेंस के जैसा है, 2, 3, 3। तो अगर देखें तो इसमें सारे ही
या थोड़े से बुरे हैं रेफरेंस से, या रेफरेंस के बराबर हैं। इसके बाद अगला टास्क हमारा ये होगा कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, एक ये जो रेटिंग हमने दी है और एक ये जो परसेंटेज है, और इनको 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये वेटेड स्कोर आ जाएगा। तो ये तमाम वेटेड स्कोर हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये वाले, और उसके बाद फिर हम इन तमाम स्कोर्स को ऐड करके एक टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट डी एफ को मैंने लेना है तो पहले मैंने रेटिंग करनी है, और ये मैंने करनी है अपने रेफरेंस के साथ, कंपेयर करना है अपने कॉन्सेप्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को। फिर इस रेटिंग को मल्टीप्लाई करना है, इस रेटिंग को मल्टीप्लाई करना है इस वेटेज के साथ, तो उसकी हमारे पास वेटेड स्कोर आ जाएंगे। और फिर इन तमाम वेटेड स्कोर्स को सम करके उसकी एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमने 4 कॉन्सेप्ट पिछले प्रोसेस हम आगे लाए थे, तो इनमें हमने हर एक का टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ 2.75 फॉर कॉन्सेप्ट ए, 3.45 फॉर कॉन्सेप्ट डी एफ, 3.1 फॉर कॉन्सेप्ट ई एंड 3.05 फॉर कॉन्सेप्ट जी। इसके बाद अब हमने इन्हें रैंक करना है। रैंकिंग का तरीका वही है, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है उसे हम नंबर 1 रैंक कर देंगे, जिसका स्कोर उससे कम है नंबर 2, जिसका स्कोर उससे कम है नंबर 3, और फिर नंबर 4। अब इसमें से हमने किसको आगे लेके जाना है, अब हमने एक सिलेक्ट करना है। तो डेफिनेटली जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, जो टॉप रैंक्ड है, उसको हम कंटिन्यू करवाएंगे, उसको डेवलपमेंट में भेज देंगे, और जो बाकी होंगे उनको हम रिजेक्ट कर देंगे और उनका सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेज है कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की, जिसमें स्कोरिंग हम करते हैं, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ज़्यादा डिटेल्ड होती है स्क्रीनिंग के मुकाबले में। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। 2 स्टेप का प्रोसेस है, और पहले स्टेप पे कुछ कॉन्सेप्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे ले लेते हैं बाकियों को, और तीसरे पे फिर जो है वो एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ स्लाइड्स इसके आगे मैंने ऐड की हुई हैं, तो दीज आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप इसमें एक पेन की एग्जाम्पल है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पेंसिल्स हैं, 5 मुख्तलिफ़ किस्म की पेंसिल्स हैं, और उसमें आप कस्टमर नीड्स जो है वो लिख सकते हैं। आप भी पेन इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद भी कस्टमर हैं, तो आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कस्टमर नीड्स क्या हो सकती हैं। उसके बाद उसका एक कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का मैट्रिक्स बना, उसकी कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हैं, फिर कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का मैट्रिक्स बना सकते हैं, और मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उन्हें कंपेयर करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए। और ये डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेटिटर्स के लिए, कि ये कंपेटिटर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने पैसों में बिक रही हैं, इतनी प्राइस में बिक रही हैं। तो ये डाटा आपको हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में। तो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल मौजूद है। मज़ीद अगर कोई चीज़ देखना चाहें तो ये आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं। This is all about this lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.